Hello student, good morning. I Dr. Mohammad Majid welcome you all on my YouTube channel Biology Village. Today we are going to discuss the most significant and important families for NEET examination, family Malvaceae. Now family Malvaceae, ठीक है, it's commonly known as cotton family, hibiscus family and mallow family. तो स्टूडेंट आपको कॉटन फैमिली और हिबिस्कस फैमिली जो है मालवेसी को कहना तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। बट मैलो फैमिली थोड़ा सा टिपिकल है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप आगे बताएंगे कि मैलो फैमिली से क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस विद द क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजिशन वी कैन से दैट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम प्लांटी का मीन्स नॉर्मली होता है कि आर लैंड प्लांट्स फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स। जो प्लांट के 5 ग्रुप हैं जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड फाइनली एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो इन सबको इंक्लूड करने वाला जो ग्रुप होता है उसे प्लांटी कहा जाता है कि प्लांट एल्गी टू एंजियोस्पर्म तक जो प्लांट के 5 ग्रुप्स हैं वो इंक्लूड करे गए प्लांटी। तो किंगडम यहाँ पे क्या होता है, प्लांटी। नेक्स्ट वन है डिवीजन, फेनेरोगैमी, ठीक है। फेनेरोगैमी का मीनिंग होता है कि अब हम जो 5 ग्रुप ऊपर है उसमें से जो सीड बेरिंग प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को इंक्लूड करने वाला जो ग्रुप है उसे कहा जाता है फेनेरोगैम, दैट्स मीन्स डिवीजन। यह इनका दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट का मतलब हुआ कि स्पर्मेटोफाइट मीन रिप्रोडक्शन बाई स्पर्म्स, ठीक है। और ये दोनों प्लांट जो आते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। देखिए अब 5 में से कितने रह गए, 2 प्लांट, फेनेरोगैमी में 2 लोग आ गए, ठीक है। नेक्स्ट वन सब डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है इनका, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। एंजियोस्पर्मी का मीनिंग होता है फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब इसे देखिए सिस्टमेटिक पोजीशन में हम सिक्वेंसली चलेंगे तो इसमें देखेंगे कि पहले 5 थे, फिर फेनेरोगैमी में 2 रह गए। अब एंजियोस्पर्मी में केवल एक ग्रुप रह जाता है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म्स, जो कि आज के टाइम में हमारी अर्थ या इस प्लेनेट पे सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना समझने में आप लोगों को। उसके बाद आता है, अब देखिए इसमें सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट होगा क्योंकि एंजियोस्पर्म हमें पता है 2 टाइप के होते हैं, एक मोनोकाटिलिडेंस और एक डाइकाटिलिडेंस, ठीक है। तो इससे यहाँ पे क्लियर आपको हो जाएगा कि हम जो फैमिली पढ़ रहे हैं वो डाइकाट को बिलोंग कर रही है या मोनोकाट को बिलोंग कर रही है, ठीक है। डाइकाटिलिडेनी देखिए क्या है, सीड प्लांट्स दैट प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो विद पेयर्ड कॉटिलिडेंस। पेयर्ड कॉटिलिडेंस का मतलब होता है कि सिंगल नहीं है और 2 तरह के प्लांट होते हैं, मोनोकाट एंड डाइकाट। तो पेयर्ड कॉटिलिडेंस का क्या मतलब होता है कि 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फैमिली कौन सी ग्रुप को बिलोंग कर रही है, डाइकाटिलिडेंस को, ठीक है। तो क्लास डाइकाटिलिडेंस हो गया। नेक्स्ट वन आता है पॉलीपेटैली, ठीक है। पॉलीपेटैली का जो रेफरेंस है वो आता है कि टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स वेयर पेटल्स आर फ्री फ्रॉम द बेस, या फिर बहुत लेसली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो पॉलीपेटल्स का मतलब हुआ फ्लावर्स का एक 4 पार्ट होते हैं, उसमें से जो पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कैरोला, ठीक है। कैरोला से बनते हैं ज्वाइनिंग होने के बाद पेटल्स, तो वो पेटल्स कैसे होते हैं, फ्री। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है डाइकाटिलिडेंस के बाद जब पॉलीपेटली आया, इसका मतलब कि अब जो प्लांट आएंगे वो डाइकाटिलिडेंस के भी स्पेसिफिक प्लांट आएंगे कि वो प्लांट जिनमें पेटल्स फ्यूज होते हैं या पेटल्स फ्री होते हैं। तो अब डाइकाटिलिडेंस में 2 कैटेगरी हो गई, एक पॉलीपेटली और एक गैमेपेटली। मगर यहाँ पे जो हम फैमिली मालवेसी डिस्क्राइब कर रहे हैं वो किस ग्रुप में आ रही है, पॉलीपेटली, वेयर मीनिंग दैट कि यहाँ पे जो पेटल्स होंगे वो फ्री होंगे, तो इसका मतलब होता है पॉलीपेटली। नेक्स्ट वन है सीरीज़ का यहाँ पे इसके उससे कोई ज़्यादा संबंध क्लियर नहीं है क्योंकि ये हिस्टोरिकल ग्रुपिंग ऑफ डाइकोटिलिडेंस है जिसमें आप अब देखेंगे बहुत बड़े टेक्सोनॉमिस्ट हुए हैं, डी कैंडोले और बेंथम एंड हुकर, ठीक है। बेंथम एंड हुकर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंडिया का जितना भी फ्लोरा है जैसे FRI NBRI में, वो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन वहाँ पे हुआ है वो इन्हीं सिस्टम के अकॉर्डिंग हुआ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नीट में एग्जाम क्वेश्चन आता है कि इंडियन फ्लोरा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू या एज पर सिस्टम, तो आपका आंसर क्लियरली होना चाहिए बेंथम एंड हुकर सिस्टम। खैर हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि जो थैलम एंड फ्लोरी है इसका रेफरेंस क्या है। ये टर्म जो है जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर थे, ये जो रूल जब इस्टेब्लिश हुए उनसे पहले इस टर्म का एग्जिस्टेंस था, ठीक है। और ये टर्म्स ये बताता है कि फैमिली की लास्ट में आज के टाइम में हम देखते हैं कि 5 वर्ड का यूज करते हैं ACAE, ठीक है। उस टाइम एज पर दिस रूल फैमिली के नाम में यूज करा जाता था आर्डो, ठीक है। बट मॉडर्न जो सिस्टम है वो इसे
एक्सेप्ट नहीं करता है। आज मॉडर्न सिस्टम में वो फैमिली के लास्ट नेमिंग में यूज करता है इन पास्ट टर्म का ACEAE, ठीक है। तो इसका केवल हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस है। नाउ आता है मालवेल्स। मालवेल्स का मीनिंग होता है कि जो डाइकाटिलिडेंस में आपने अब देखा होगा कि मोस्टली जो डाइकाटिलिडेंस हैं वो हमारी वेजिटेबल्स हैं, मोस्ट ऑफ द, ठीक है। और बीट्स प्लांट हैं, जो हमारी जो ग्रेन क्रॉप्स होते हैं, जो मोनोकाटिलिडेंस होते हैं, उनके साथ जो प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात आ रही है मालवेल्स का मतलब क्या होता है, मालवेल्स में जो डाइकाट के वुडी प्लांट्स आते हैं उन्हें इंक्लूड करा गया है। तो मोस्टली वुडी प्लांट्स, ठीक है। और ये इनका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करी जाती है, क्योंकि एक कैरेक्टर से कोई मतलब आर्डर या सीरीज या सब क्लास क्रिएट नहीं होता। इसमें 2-3 बातें इंक्लूड करी गई मालवेल्स में, कि एक तो डाइकाट के वुडी प्लांट इसमें आएंगे, ठीक है। दूसरा डाइकाट के मीडियम साइज के प्लांट आएंगे। और थर्ड वन है कि इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब प्लेस ऑफ ग्रोइंग, वो बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम वो है कि मतलब डाइवर्स का मतलब वो वेरियस प्लेसेस पर दे कैन ग्रो, या दे हैव एबिलिटी टू ग्रो एट वेरियस प्लेसेस लाइक टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। सो ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखें कि मीडियम साइज वुडी प्लांट्स एंड डाइवर्सिफाई टू ग्रो, कि बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशन में दे एबल टू ग्रो। अब हम यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, पहले से बहुत ही सिस्टमेटिक सिंपल डायग्राम, आप 9-10 से लेकर 11-12 तक की बुक में देखा होगा आपने कि एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम है। इससे सिंप्लीफाइड डायग्राम नहीं हो सकता। देखिए इसमें सबसे लास्ट में आपको दिख रहे हैं, ये बाहर की तरफ ये जो पॉइंट है आपका सेपल्स, ठीक है। ये सबसे लास्ट ग्रुप होता है, मतलब लास्ट मीन्स आउटर ग्रुप, ठीक है। अगर हम अंदर से देखें तो ये लास्ट ग्रुप है, और बाहर की तरफ से देखें तो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये वाला जहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, ये वाला सेपल्स। और सेपल जब इनकी दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है टेक्सोनॉमिक टर्म में कोरोला, सॉरी कैलेक्स, ठीक है। इसके बाद आता है, इनके अंदर जाते हैं थोड़ा सा बाहर से सेकंड ग्रुप, जिन्हें हम बोलते हैं पेटल्स, ठीक है, पेटल्स। और इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है, जब इसके अंदर थोड़ा सा और हम इंटीरियर जाते हैं बाहर से तीसरे कैटेगरी में, तो आपको ये बॉडी दिख रही है, ये वाली आपके ये, ठीक है। ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, जिन्हें हम नॉर्मली एंथर भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरे टर्म में कहें तो इन्हें हम स्टेम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी है, इसमें 3 पार्ट है। ऊपर का पार्ट कुछ और कहलाता है, फिर से जो बिल्कुल यहाँ से अटैच कर रहा है प्लस इससे रिसेप्टाकल से, उस बॉडी को और नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बिल्कुल और इंटीरियर में चले जाएँ तो हमें एक बॉडी नज़र आती है, ठीक है। ये है प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या हम इसका दूसरा नाम है कार्पेल गाइनेसियम, बट इट रिप्रेजेंटेड बाई ओवरी, ठीक है। ओवरी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब इनकी अगर हम सिंगली बात करें कि इसमें स्टाइल और स्टिग्मा और ओवरी ये कंप्लीटली बनाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिससे में एक टर्म और आता है कार्पेल, पिस्टल और गाइनेसियम। एक ही मतलब सब्जेक्ट के 3 नाम हो गए। इसके बाद अगर हम कैलेक्स और कैरोला वाले पार्ट की बात करें, जो मिलकर सेपल्स और पेटल्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये प्लांट के प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं, मतलब दे हैव एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंटीरियर 2 पार्ट लाइक एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, एसरी सेक्स ऑर्गन। ये सेक्स ऑर्गन में इंक्लूड तो करे जाते हैं, मगर ये नॉट डायरेक्ट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, ठीक है। सो दे आर नोन एज एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद जो फैमिली जब हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो प्लांट बॉटनी, अगर आप किसी से कहें कि मैंने बॉटनी से PhD किया है, बॉटनी से MSc किया, तो लोगों का दिमाग एकदम आपसे क्वेश्चन करने पाता है कि ये प्लांट जो आप सामने दिख रहा है इसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी प्लांट बॉटनिस्ट के लिए या प्लांट साइंस पढ़ने वाले बच्चे के लिए, कि भाई ये प्लांट किस फैमिली में आता है और उसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है, कभी कभी हमें हिंदी नाम पता होता है, इंग्लिश पता हो, मगर हमें ये नहीं पता होता है कि ये दोनों नाम एक ही प्लांट के हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जैसे हम एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लांट है इस फैमिली का भिंडी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भिंडी, इंग्लिश में इसी का नाम है ओकरा। अब इसकी जो शेप होती है वो जैसे होता है, जो फीमेल होती हैं उनकी फिंगर की टाइप होती है, तो इसे हम लेडी फिंगर ही बोलते हैं। मगर इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है एबलमॉस स्कुलेंटस, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हुई, 4 टर्मिनोलॉजी आ गई, देखिए भिंडी, ओकरा और आपका एबलमॉस स्कुलेंटस, ठीक है, और लेडी फिंगर, एक ही चीज़ के तार। इसी तरीके से हम कॉमन से पता होता है गुल्हाड़, ठीक है। अब गुल्हाड़ का क्या मीनिंग है, गुल्हाड़ का इंग्लिश नाम है चाइना रोज, गुल्हाड़ हम बोलते हैं अपनी मदर टंग जो इंडिया की है हिंदी में। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो बॉटनिकल नेम है, जिसे पूरा ग्लोबल वर्ल्ड इसे जानता है इस नाम से, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि हमें ये क्लियर नहीं होता कि तीनों नाम एक ही टर्मिनोलॉजी के लिए। इसके बाद आता है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं लोकल है, ओल्ड लोग कपास, हम बोलते हैं कॉटन,
ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश नाम होता है इसका गॉसिपियम। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, आगे हम इसे पूरा डिटेल में बता रहे हैं, इकोनॉमिक बॉटनी के लेक्चर में बताएंगे। गॉसिपियम को हम कॉटन बोलते हैं या कपास बोलते हैं, मगर यहाँ पे गॉसिपियम की 4 स्पीसीज़ हैं, ठीक है। और चारों स्पीसीज़ में से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है उनकी नेचर में, जैसे कि कुछ ट्री की फार्म में पाए जाते हैं, बहुत बड़े लार्ज ट्री होते हैं, कुछ प्लांट इसकी इस फैमिली के जो होते हैं वो सिरप की फार्म में पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे, ठीक है। तो उस तरीके से हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉटन की बात है तो गॉसिपियम स्पीसीज़ कहना अभी सुटेबल है। इसके बाद हम आगे इसका डाइवर्सिफिकेशन करेंगे इकोनॉमिक बॉटनी के लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट बनाता है जिसे हम बोलते हैं गुलखेरा। गुलखेरा को इंग्लिश में बोलते हैं तो हॉली ओक होता है और नाम इसका एल्थिया रोजिया, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे कोको, एक सॉफ्ट ड्रिंक होता है, जैसे हम टी और कॉफ़ी का नाम लेते हैं, ऐसे एक सॉफ्ट ड्रिंक होता है, ठीक है। तो इसका नाम होता है बॉटनिकल थियोब्रोमा कोको। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जूट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसके साथ भी एक कंडीशन है जो कि कॉटन के साथ थी कि इसकी स्पीसीज़ को हम डायरेक्टली मेंशन नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में अभी बात करेंगे सफ़ेद कॉटन, वाइट कॉटन से बोलते हैं, और टोसा कॉटन, दो नाम से जानी जाती हैं, तो इनके 2 बॉटनिकल नेम होते हैं, मगर जीनस सेम ही रहता है। तो यहाँ पे ये सुटेबल है कि कहना कि कार्कोरस स्पीसीज ही जूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब इस फैमिली कुछ ऐसे मेंबर देखिए, नीचे ऑलरेडी मेंशन भी मैंने कर रखा है कि वाइट जूट, देखिए जीनस सेम है कार्कोरस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो इसका वो है स्पीसीज चेंज हो गई, कैप्सुलरिस हो गई, तब ये वाइट जूट हो गया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, वाइट जूट का नाम पूछेगा तब आप कार्कोरस कैप्सुलरिस की बात करेंगे। अगर टोसा जूट की बात करें तो आप करेंगे कार्कोरस स्पीसीज, जीनस सेम है और स्पीसीज यहाँ पर देखिए चेंज हो गई, ठीक है, ओलिटोरिस। अब इसके बाद एक और सिग्निफिकेंट पॉइंट आता है जो कि मुझे लगता है बहुत सिग्निफिकेंट है। जब हम कॉटन का नाम आता है तो हमारे माइंड में जस्ट आता है कि गॉसिपियम, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए बॉम्बिक्स कॉटन, ट्री कॉटन, रेड सिल्क कॉटन, ट्रीज़, ठीक है। तो ये कॉटन नहीं है, जबकि इसमें एक टेक्नोलॉजी है कॉटन, जिसे बोलते हैं बॉम्बिक्स सीवा, इसका बॉटनिकल, इसका कॉटन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये तो हो गए इस फैमिली के मोस्ट सिग्निफिकेंट मेंबर जिन्हें नॉर्मली जानते हैं और हमें फैमिली पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम आते हैं कुछ लेस सिग्निफिकेंट जो मेंबर हैं इसके, उन पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सभी एग्जाम में, नीट या दूसरे एग्जाम से जो हैं उसमें आता है। जैसे हम बोटल ट्री की बात करते हैं, ठीक है, और कोला नट की बात करते हैं। जैसे नट की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही फैमिली आती है कि हमारे ड्राई फ्रूट किस में है, आपके फैमिली लेग्यूमिनेसी में आते हैं। नट्स जितने भी होती हैं, जो हमारे पल्सेस होती हैं, जैसे हम दालें बोलते हैं हिंदी में, तो वहाँ पे आती हैं। इसी तरीके ट्री मेलो, ठीक है, और डूरियन, मार्स मेलो, रोज ऑफ सैरोन, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी फैमिली का नाम या इनकी बॉटनिकल नेम पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें थोड़ा ध्यान रखें। ये लेस सिग्निफिकेंट हैं। लेस सिग्निफिकेंट का मतलब मैंने ये कहा कि लेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेस नहीं है, जबकि इनके कॉमन जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना कि भाई कॉटन किस फैमिली का है या भिंडी किस फैमिली की, उस कंपेयर में अगर आप ये कहें तो ये लेस सिग्निफिकेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ लेस सिग्निफिकेंट नहीं है, आप ये क्लियर समझ लें, ठीक है। अच्छा, अभी हमने सबसे पहले पॉइंट में आपको ये बताया जब हमने लेक्चर शुरू करा था, इस फैमिली को हम हिबिस्कस फैमिली और कॉटन फैमिली तो बोल दें, आपको क्लियर भी है भाई हिबिस्कस इस फैमिली में आता है, जैसे चाइना रोज बोलते हैं, हिंदी में गुलड़ बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद कॉटन भी पता है आपको, मालवेसी में आती है। मगर मैलो फैमिली का जो कन्फ्यूजन था वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। आप इसे देखें आप सब लोग कि मैलो से जो रेफरेंस आता है इस फैमिली का वो कहाँ से आता है। आप मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस बात को नहीं जानते हैं, अब इसे क्लियर करते हैं हम चीज़, ठीक है। मैलो फैमिली क्यों बोला जाता है, तो मैलो का जो मीन्स होता है, ये वाइट ऑफ एग्स की फार्म में हमेशा बात करते हैं, जो अंडे का जो ना सफ़ेद वाला पार्ट होता है, जिसका जो रेफरेंस आता है वो हेल्दी होता है कि भाई अंडा खाते हैं तो हेल्दी रहते हैं, प्रोटीनियस पार्ट होता है। उसी तरीके से उसका जो रेफरेंस होता है वो हेल्दी होता है। और इट इज़ पॉपुलर नोन है, इसका अरबिक टर्म होता है जिसे बोलते हैं खूबिजिया, ठीक है, क्योंकि इसका जो कल्टीवेशन होता है अपने इधर नहीं होता, अफ्रीका और एशियन कंट्री में ज़्यादा होती हैं क्रॉप्स, जिसकी वजह से नाम रखा गया। तो उसका जो टर्म शेप होता है वो एडिबल सीड्स होते हैं इसके, जो कि शेप में फ्लैट एंड राउंड, ठीक है। और उन्हें कंपेयर कराया गया अरब पेठा, जिस घर के उन्हें बोलते हैं अरब पेठा, आगरा का पेठा, इस तरीके से ये अरब पेठा या फिर स्मॉल ब्रेड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मैंने व्हाइट लाइन आपको दिख रही है इसे देखें, मैलो इज ए टर्म गिवन टू दी क्लोजली रिलेटेड जेनरा। एक जेनरा के लिए, एक जेनरा के प्लांट को या उससे कंसर्न स्पीसीज को मैलो नहीं बोलते हैं, जबकि इस फैमिली के 2 जीनस, एक हिबिस्कस और एक मालवा, इन दोनों में पाई जाने वाली कई सारी स्पीसीज के प्लांट को एक जनरल टर्म दिया गया है मैलो, ठीक है। आप ये ध्यान रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन है कि मैलो इज रेफरेंस टू हिबिस्कस एज वेल एज मालवा, नॉट टू हिबिस्कस, नॉट टू मालवा ओनली। तो हिबिस्कस के कुछ प्लांट और कुछ मालवा जीनस के प्लांट को हमने एक जनरल टर्म दिया है मैलो। इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल भी आपको मेंशन किए, कोई कन्फ्यूजन ना आ रहा है। हिबिस्कस ग्रैंडिफ्लोरा देखें, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रेट रोज मैलो। इसी का दूसरा देखें हिबिस्कस मिलिटरी, उसमें भी सोल्जर रोज मैलो। अब देखिए मालवा मॉस्काटा मस्क मैलो और मालवा सिल्वेस्ट्रिस हाई मैलो। तो इसमें क्या चीज़ हुई कि एक जीनस है आपका हिबिस्कस और दूसरा जीनस है मालवा, ठीक है। इन दोनों के मतलब कंपोजिट टर्म के लिए एक सिंगल टर्म है आपका मैलो,
ठीक है। सो दिस फैमिली इज नोन एज मैलो। आई थिंक आप लोग सब पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होंगे मेरे इस लेक्चर से, ठीक है। अब हम इस फैमिली के बारे में बात करते हैं कि इसके प्लांट नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं, किस एरिया में पाए जाते हैं। हम जैसे बोलते हैं कॉटन, कॉटन कहाँ पाई जाती है। आप अगर क्वेश्चन कॉटन का है तो आपके 2 क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग से आपको इसमें बात कर लेना चाहिए। कॉटन के बारे में 2 बातें करी जाती हैं कि अपने इंडियन स्टेट की बात करें तो कॉटन पाया जाता है आपका गुजरात में, ठीक है, क्योंकि वहाँ। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि कॉटन जो किस तरीके की सॉइल में ग्रो करता है, तो आता है कि ब्लैक सॉइल। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर आंसर है। मगर यहाँ पे हमारा रेफरेंस है कि इस फैमिली की टोटल जो फैमिली है इसके बहुत सारे प्लांट, जैसे कि हम नीचे देखते हैं ग्लोबल लेवल पर इसके 243 जेनरा हैं और 4225 स्पीसीज़ हैं, ठीक है। ये ग्लोबल लेवल में, बट अगर इंडियन सिनेरियो देखें तो इतना नहीं है। 482 जेनरा और नियर अबाउट 1500 स्पीसीज़ इंडिया में ग्रो करती हैं, ठीक है। अब एक नज़र इसके उस पर देखें। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये पा ना जाते हैं। हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में दे ग्रो, मतलब ओवर दी ग्लोब, मतलब एक पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। अगर दोनों का जनरल टर्म देखें तो ये हॉट प्लेसेस की बात करते हैं, सेमी हॉट कह सकते हैं मैंने, ठीक है। 12वां रीजन ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है ब्रैकेट में, आप देखें। अच्छा, कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं? बिल्कुल अंटार्कटिका में ही बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद एक इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी कि एक अल्पाइन स्पीसीज होती है जो एंडीज में पाई जाती है, जो एंडीज पर्वत है, एंडीज माउंटेन रेंज, उसमें पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने कभी सुना होगा इसके बारे में, एक जिंगो बाइलोबा जो कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। और बहुत सारे पीएमटी या दूसरे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि जिंगो बाइलोबा किसे बिलोंग करता है, किस फैमिली को बिलोंग करता है, किस प्लांट ग्रुप को बिलोंग करता है। तो वहाँ पर हम लोग, हमारा आंसर है, क्लियर आंसर जो है, क्लियर कट, वो जिम्नोस्पर्म्स होता है। जिम्नोस्पर्म का एक आर्डर होता है निटेल्स, उसका मेंबर है। बट यहाँ पे एक दूसरा प्लांट है, ये ना कि जिम्नोस्पर्म है और ना ही एक निटेल्स है। ये हम एंजियोस्पर्मिक फैमिली पढ़ रहे हैं जो डाइकाट ग्रुप की है, जिसमें प्लांट आता है ग्रेविया बाइलोबा, ठीक है। आप ये देखें, ये कंफ्यूज ना हो, ये ग्रेविया बाइलोबा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और जिंगो बाइलोबा जो है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। यहाँ पे एंजियोस्पर्म स्टडी कर रहे हैं तो इसे ध्यान रखने की जरूरत है कि बाइलोबा से कंफ्यूज ना हो जाए कि बाइलोबा का मतलब जिम्नोस्पर्म, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ग्रेविया बाइलोबा कहाँ को बिलोंग करता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट को। और कहाँ ग्रो करता है ये? चाइना में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हार्ड पॉइंट जो होते हैं। हार्ड मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग, कि हम इस प्लान को अगर एक ब्रीफिंग करें, एट ए ग्लेंस अगर हम बात करें कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ फैमिली के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि एपिकैलिक्स एक स्ट्रक्चर होता है। अभी तक हमने आपको 4 पार्ट बताए प्लांट के, कि कैलेक्स, कैरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है। ये एक स्पेशल करेक्टर, जितनी भी प्लांट फैमिली हैं उसमें से एक सिंगल फैमिली है जिसमें ये वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये आपके सबसे बाहर का मतलब अभी तक सबसे बाहर था कैलिक्स, ये उसके भी बाहर पाई जाती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स का कोई और मीनिंग नहीं है, कैलिक्स तो थे ऑलरेडी, कैलिक्स के बाहर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसका भी मीनिंग भाई होता है क्या? सपोर्ट या प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी एक्सेसरी आर्गन में आती है, मगर और किसी फैमिली में ये पाया नहीं जाता। ये केवल मालवेसी का एक बहुत ही, जैसे बोलना चाहिए, करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और भी आती है कि इसके कुछ मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं जिसमें ये नहीं पाया जाता है। मतलब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, मालवेसी इज डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर फैमिली एज वेल एज फ्यू मेम्बर्स ऑफ मालवेसी आल्सो डू नॉट हैव दिस स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब है ये एपिकैलिक्स मालवेसी को दूसरी फैमिली से कम्प्लीटली अलग करता है। इसके अलावा कुछ इसके मेंबर हैं, जैसे लाइक साइडा एंड एप्टियोन जो हैं, वो इनके मेंबर्स अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मेंबर्स में एपिकैलिक्स एब्सेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे बिल्कुल नोटिस करें कि कॉटन फैमिली के वो मेंबर कौन से हैं जिनमें एपिकैलिक्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा हार्ड पॉइंट है। दूसरा इसमें जो पॉइंट है कि पेटलॉइड, 5 पेटलॉइड फ्लावर, मतलब इसमें पेटल्स का जो नंबर होता है वो 5 होता है, ठीक है। और एपिकैलिक्स तो ऑलरेडी है ही, पहले मैंने बता रखा है। तो 5 पेटल्ड फ्लावर्स विद एपिकैलिक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है एपीपेटलस, उसी सेकंड वाले पॉइंट से थर्ड पॉइंट का ओरिजिन हुआ है कि भाई पेटल्स तो हैं मगर एपीपेटलस का मतलब क्या होता है? देखिए क्या है इसमें, जो 4 पार्ट है ना, और एक जो 5वां पार्ट हो गया एपिकैलिक्स, इसमें जब एंड्रोसियम और अटैच होता है पेटल्स के साथ, ठीक है, तो जो कंडीशन क्रिएट होती है उसे एपीपेटल्स बोलते हैं। और कोई भी बात नहीं कि जब पेटल जो होते हैं वो एंड्रोसियम जुड़े होते हैं, पेटल्स एक एसोसरी आर्गन्स हो गए और एंड्रोसियम जो हो गया वो एक रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हो गया, ठीक है। तब एसोसरी या प्रोटेक्टिव आर्गन जो होते हैं जब रिप्रोडक्टिव आर्गन से एसोसिएट होता है, और कौन सा? कैलिक्स नहीं, करोला वाला, कैरोला बनाता है पेटल्स। तो कैरोला जो होते हैं प्लांट के एंड्रोसियम से जुड़े होते हैं। एंड्रोसियम का मतलब आपका हो गया एंथर, स्टेमिन वाला पार्ट, इससे जब जुड़े होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोनोडेल्फस। ये भी स्पेशल कंडीशन है क्योंकि इसमें हॉट्स में है ये,
तो मोनो एडल्फल का मतलब होता है कि इसमें जो एंड्रोसियम जो स्टेमिन्स का नंबर होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बट वो सभी आपस में क्या होते हैं, उनके जो स्टेमन वाले पार्ट हैं वो आपस में जब ज्वाइन होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जॉइंटली, ठीक है, और उसके अंदर से आपकी स्टाइल गुजरती है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनल ट्यूब्स। अच्छा, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट हार्ड पॉइंट जो है वो आप उसे देखें क्या, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका एंथर आर मोनोथिकस। तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। एंथर पूरे प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट हैं दो ही टाइप के होते हैं, मोनोथिकस एंड डाइथिकस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंथर कंडीशन है वो मोनोथिकस है, ठीक है। उनका शेप के बारे में बात करें कि किडनी शेप उनकी शेप होती है। अच्छा, ये जो टर्म्स है एक्सट्रोज, इसे समझें। दो, इसमें भी दो कंडीशन है, इसमें बहुत सारी कंडीशन पूरे प्लांट में जितने भी प्लांट किंगडम में फ्लोरा है उसमें दो ही कंडीशन होती है, एक्सट्रोज और इंट्रोज। एक्सट्रोज का मतलब होता है कि जब ये मतलब बस्ट होते हैं तो इनके जो सीड्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं, मतलब सीड मतलब पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और एक इसका दूसरा कंडीशन होता है इंट्रोज। इंट्रोज का मतलब होता है कि वो प्लांट जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर की साइड अपने पॉलन रिलीज करते हैं। तो यहाँ से एक बात और भी क्लियर हो जा रही है, देखिए एक्ट्रोज का मतलब होता है कि आगे हम एक चार्ज का आइडिया लगा सकते हैं इस पॉइंट से कि जो प्लांट हम इसमें पढ़ेंगे मालवेसी में, ओवरऑल की हम मालवेसी की बात करें, कोई पार्टिकुलर प्लांट नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इन मालवेसी में जब हम पॉलिनेशन की बात करें एक यूनिवर्सल टर्म में, तो यहाँ पे पॉलिनेशन कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो जिसके एंथर्स हैं एक्सट्रोज फॉर्म में, एक्सट्रोज का मतलब जब ये बस्ट होते हैं तो इनके जो पॉलिन्स होते हैं वो बाहर की तरफ स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। तो दैट्स प्रमोट द फैसिलिटी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अगर ये अंदर की तरफ बस्ट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दे प्रमोट द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन कैसी है, एक्सट्रोज की आउटसाइड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्लांट होते हैं मालवेसी के, उनकी पूरी बॉडी पे एक म्यूकस की लेयर होती है, म्यूकस होते हैं, ठीक है। और जो इनके पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स, और इन्हें हम दूसरे टर्म में माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। आप लोग ध्यान रखें पॉलिन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर में क्या डिफरेंस होता है। जब तक पॉलिन ग्रेन पॉलिन चैम्बर के अंदर होते हैं उसी को हम पॉलिन ग्रेन्स कहते हैं, और आफ्टर व्हेन दे स्कैटर्ड फ्रॉम द पॉलिन चैम्बर्स एंड दे गोज टू सॉइल या कि दूसरे सब्सटेंस में पहुंच जाते हैं, उस कंडीशन में हम इन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। तो आप लोग ये क्लियर हो जाएगी, पॉलिन ग्रेन्स एंड माइक्रोस्पोर्स आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स बट टू टर्मिनोलॉजी फॉर द सेम थिंग। सेम थिंग मतलब कि जो भी बॉडी है ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। जब ये अपने चैम्बर में रहता है जिसे हम पॉलिन चैम्बर बोलते हैं, तो इट इज़ नोन एज पॉलिन ग्रेन्स। व्हेन इट इज़ ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो इट इज़ नोन एज माइक्रोस्पोर्स, नॉट न्यू थिंग, ओके। अच्छा, इसके बाद इनकी शेप के बारे में बात कर रहे हैं कि स्फेरिकल होते हैं। स्पाइनी का मतलब इन पर थोड़े थोड़े स्पाइनी टाइप की जो एक्सोस्केलेटन होती है इसके उस पर स्पाइन्स होते हैं, वो एक फैसिलिटी है। ये भी पॉइंट ध्यान रखें। स्पाइनी क्यों होते हैं, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन को ये भी प्रमोट करते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्लांट में डेवलपमेंट, अगर एवोल्यूशन की बात करें, जैसे एक्सट्रोज कंडीशन भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रही थी, और स्पाइनी बिहेवियर, स्पाइनी नेचर ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स, ये भी आपको जाता है क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ। ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि एक अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि एक प्लांट में एंथर जो है वो मोनो एक्सट्रोज टाइप के हैं और पॉलिन ग्रेन जो है स्पाइनी है, तो कौन सा पॉलिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप सिंपल सा आंसर है क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि दोनों फैसिलिटी जो है दोनों कंडीशंस क्रिएट करती हैं फैसिलिटी फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। अच्छा, मोनोथिकस एंथर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोनोथिकस एंथर क्या होते हैं, जो एक फैमिली को स्पेसिफिक कैरेक्टर बनाते हैं। इसके बाद आता है कि नंबर ऑफ स्टिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पेल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एज ए नोट्स में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ स्टिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पेल। इस कार्पेल कोई नया टर्म नहीं है, ये गायनेसियम के लिए, ओवरी वाले पार्ट के लिए, ठीक है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए यूज करने वाला है एक टर्मिनोलॉजी है कार्पेल। तो कार्पेल का नंबर स्टिग्मा के नंबर से बराबर होता है। नीचे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि देखिए स्पाइनी पूरी तरीके से आपके जो माइक्रोस्पोर्स हैं या पॉलिन ग्रेन्स हैं, ठीक है, स्पाइनी है। और ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है कि मोनोथिकस, देखिए इसका मतलब ये बीच में जो लाइनिंग है ये आपको मोनोथिकस का वो नहीं है कि डाइथिकस। ये नीचे वाला जो इसका पॉइंट है, जैसे हम कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, स्टॉक बोल सकते हैं, या कोई टर्मिनोलॉजी नहीं दे रहे इसे, ये इसका एक्सटेंशन है, ना कि ये डिवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद इस पहले डायग्राम में आप देखिए जो स्टेमिनल ट्यूब का कॉन्सेप्ट आया था उसमें देखिए ऊपर से ये डिफरेंस है, मगर इन सब की बॉडी ने आगे आके एक सिंगल ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। इसी के अंदर से जो है आपकी स्टाइल गुजरती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्टेमिनल ट्यूब। अच्छा, इसके बाद हम इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले आता है कि जो प्लांट पाए जाते हैं वो किस नेचर के होते हैं, कि मतलब टोटल प्लांट हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, या फिर कोई और कंडीशन तो पॉसिबल है नहीं। 4 कंडीशन, मैक्सिमम 3 होती है, मतलब मिनिमम 3 होती हैं, मैक्सिमम 4 हो सकती है। मिनिमम तो नहीं कह सकते, बट
हम इन्हें कह सकते हैं कि नॉर्मली 3 होती हैं, जैसे हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। बट यहाँ पे कंडीशन है एपिमेरल्स की। एपिमेरल्स का जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम हर्ब की बात करते हैं तो हर्ब्स मोस्टली एनुअल्स होते हैं। एनुअल्स का मतलब कि दोज प्लांट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर, ठीक है। बट एपिमेरल्स की जब हम बात करते हैं तो ये 1 ईयर का हाफ टाइम मतलब 6 मंथ में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके चले जाते हैं। मतलब सीड टू यंग स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड गिव्स फ्लावर, ये पूरा साइकिल जो है 6 मंथ में कंप्लीट होता है। एक अगर लाइन में हम देखें पे मिल की डेफिनेशन कि ये प्लांट इट इज़ कैरेक्टराइज बाई शॉर्ट लाइफ साइकिल शोइंग दी डिस्टिंक्ट ग्रोथ स्टेजेस। मतलब इसमें जो ग्रोथ का पैटर्न होता है वो हर्ब, श्रब्स और ट्री से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये भाई 6 मंथ में से पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है, निकल लिया अपनी इस लाइफ साइकिल को, ठीक है। इसके बाद हर्ब्स आते हैं। हर्ब्स के बारे में देखिए क्या, एनी सीड बेयरिंग प्लांट, सीड बेयरिंग का मतलब समझ रहे हैं आप, स्पर्मेटोफाइटा का ग्रुप में आएगा ये। डज नॉट हैव ए वुडी स्टेम, इसमें वुडी स्टेम नहीं होगा, ठीक है, मतलब जाइलम वाला जो पार्ट है वो नहीं होगा। एंड डाइज डाउन टू ग्राउंड आफ्टर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग देने के बाद ये प्लांट वहीं पे जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं वहीं की सॉइल में खत्म हो जाते हैं, कोई भी इनका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, ठीक है। जैसे आप इसमें इस फैमिली की बात करें कॉटन से, तो वो कॉटन फैमिली की बात करें मालवेसी की, तो उसमें मालवा सिल्वेस्ट्री जो है आपका हर्ब को बिलोंग करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि भाई इस अर्थ पे हमारा जो प्लेनेट है इसमें सबसे जो हर्ब है, ठीक है, सबसे बड़ा हर्ब कौन सा है, तो आपका वो आता है बनाना का प्लांट, जो हिंदी में बोलते हैं केला, ठीक है। बॉटनिकल नेम, हमने बॉटनिकल नेम इसलिए रखा क्योंकि टैक्सोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको प्लांट के नाम याद रहने चाहिए, ठीक है। तो जो भी प्लांट जहाँ पे आ रहे हैं मैं उसका बॉटनिकल नेम जरूर एक्सप्लेन करता हूँ, इससे ये ना थोड़ा सा आप लोग परेशान ना हो कि थोड़ा लेक्चर टिपिकल लग रहा है, क्योंकि बॉटनिकल नेम अपने आप में एक क्वेश्चन होता है कि बनाना का बॉटनिकल नेम क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन करने को एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखें बनाना जो है इस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे सबसे बड़ा हर्ब है, ये क्वेश्चन अलग से हो गया आपका, ओके। उसके बाद हम सिरप की बात करें तो सिरप जो होता है वो एनी बॉडी प्लांट दैट हैज सेवरल स्टेम्स, इसमें बहुत सारे स्टेम्स होते हैं, मेन स्टेम होता है, उसके कुछ सब स्टेम होते हैं, और उसमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं होता है, ठीक है। यूजली इसका जो बताया ना शायद कि 3 मीटर या फिर 10 फीट से छोटा प्लांट जो होता है वो सिरप कैटेगरी में आता है। अच्छा, इसके लिए 2 टर्म्स हैं, टर्म नहीं बल्कि इसके 2 मॉडिफाइड या एवॉल्व्ड या एडवांस फॉर्म्स होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एक को बुश बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि जब सिरप्स बहुत ज़्यादा ब्रांच और डेंस हो जाती है और इसका साइज थोड़ा साइज टू मीडियम साइज में पहुंच जाते हैं, बुडी पेरिनियल, थोड़ा थोड़ा बुड्स का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। बुड नॉर्मली हर में नहीं हुए, सिरप में भी बुड नहीं होते, वो कुछ हद तक इसमें क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसे क्या बोलते हैं, बुश। इसके बाद इसका एक टर्मिनोलॉजी और आती है, ट्री लाइक सिरप्स। 2 बातें होती हैं, देखिए ट्री लाइक सिरप, सिरप लाइक ट्री, मगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि सिरप तो हम पढ़ ही रहे थे, तो सिरप से ऊपर जाएँ तो ट्री लाइक सिरप, मतलब वो सिरप जो ट्री की तरह हो गए, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंगल टर्मिनोलॉजी है आर्बोरेसेंस, इसे देखें क्या होता है कि इट इज़ इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन दी सिरप एंड ट्री, ठीक है। इट ग्रोज 2 to 6 मीटर टाल। एग्जाम्पल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आते हैं इस फैमिली के, चाइना रोज एंड कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट वन है ट्रीज़। ट्रीज आप लोग यू नो वेरी वेल कि ट्री क्या होता है, ट्री जो बड़े प्लांट होते हैं। अगर हम एक जनरल बात करें कि प्लांट्स और ट्री में क्या डिफरेंस है, तो जो हम जब प्लांट की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो प्लांट्स होते हैं वो ट्री कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ट्री के जो फीचर्स क्या होते हैं कि रेगुलरली रिन्यू इट्स ग्रोथ, मतलब ये कई साल तक चलने वाला एक मतलब प्लांट का फार्म होता है, पेरेनियल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड ट्री। अगर आपका डेफिनेशन हो गया भाई ट्री को प्लांट में क्या डेफिनेशन होता है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि जो प्लांट है उसकी मोस्टली जो मतलब नंबर है वो ट्री को बिलोंग करती है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज ट्री। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर फॉर ट्री इज हैविंग ए सिंगल सेल्फ सपोर्टिंग ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है जो आप उसका मतलब मेन बॉडी पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं ना सिलेंडर या जिससे हम फर्नीचर वगैरह में यूज करते हैं, और उसमें जाइलम का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। प्लांट को पूरे को कंट्रोल करने वाली बॉडी जो होती है बॉडी स्टेम है, सेल्फ सपोर्टिंग ट्रंक, ये आपके ट्री की क्वालिटी है। जैसे अब इस फैमिली में कौन सी चीज़ें आती है, इसमें से बॉम्बिक्स एंड काइडा इस फैमिली से ट्री को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम प्लांट के आते हैं रूट वाले पार्ट पे। तो इसमें कोई ज़्यादा खास डिस्कशन पॉइंट नहीं है, क्योंकि प्लांट 2 टाइप के एंजियोस्पर्म में होते हैं, डाइकाट एंड मोनोकाट। इसी भी यहाँ पर 2 टाइप की रूट्स होती हैं, डाइकाट और मोनोकाट में पाई जाने वाली। तो डाइकाट की रूट टैप रूट होती है, ठीक है। अब टैप रूट क्या होती है इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखें, फिर इसका मैं डायग्राम आपको पहले दिखा देता हूँ, उससे ये क्लियर हो जाएगी कि होता क्या है। देखिए ये डायग्राम देखिए आप लोग टैप रूट के लिए, पहला वाला ये डायग्राम, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि टैप रूट। देखिए हर एक रूट का जो ब्रांच है, जो सब रूट्स हैं वो डायरेक्ट प्लांट के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स में एंट्री होने से जो पॉइंट है इससे अटैच है। हर एक रूट्स, कोई ब्रांचिंग मतलब नहीं है कि सब एक बड़े रूट से एराइज नहीं हो रही, बल्कि हर एक का अपना एग्जिस्टेंस जो है डायरेक्ट प्लांट के मेन उससे है, ठीक है। तो इस तरीके का जो
स्ट्रक्चर है वो आपका आता है टैप रूट में, कि ये प्राइमरी सेंट्रल डोमिनेंट रूट दैट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्मॉलर लेटरल रूट। ठीक है, ये टिपिकली टैप रूट इज समवॉट स्ट्रेट थिक एंड टैपरिंग इन नेचर। ओके, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि दो टाइप के रूट्स और दो टाइप के प्लांट। दो टाइप के प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म में दो कैटेगरी होती है, जिसमें हम फैमिली पढ़ रहे हैं कि डाइकाट एंड मोनोकाट। तो इसीलिए डाइकाट की रूट को टैप रूट और मोनोकाट की रूट को एडवेंटिटियस रूट या फाइब्रस रूट कहा जाता है। ठीक है, नाउ हम आते हैं स्टेम पे। तो स्टेम जो फैमिली कॉटन फैमिली है, इसकी स्टेम का क्या क्वालिटी है उसमें देखिए आप, इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच मतलब ब्रांचिंग होती है, सॉलिड होता है। अच्छा, हेरी, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना है कि जो इसके स्टेम होते हैं इन पे स्टार शेप्ड या स्टिलेट जिन्हें बोलते हैं उस टाइप के कुछ मतलब स्पाइंस होते हैं जिन्हें हम हेयर बोल सकते हैं, और वो एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस से कवर्ड होते हैं। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि पूरा प्लांट बॉडी इसमें जो है वो कवर होता है म्यूसिलेज सब्सटेंस से। नाउ डिस्कस विद लीव्स। स्टिपुलेट का मतलब होता है कि लीफ के बेस पे एक एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये बॉडी जो होती है स्टिपुलेट, ऐसी लीफ को स्टिपुलेट कहते हैं जिनके बेस पे एक एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ होती है। उसके बाद आता है सिंपल। सिंपल का मतलब जो दूसरी टाइप की लीफ है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मोर मतलब उसके अंदर कटिंग ना होना, अभी बताएंगे आगे जब लीफ का चैप्टर पढ़ाएंगे आपको बताएंगे। यहाँ सिंपल का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा, अल्टरनेट का मतलब, अल्टरनेट आप इसमें डायग्राम पहले वाले में देख सकते हैं। अल्टरनेट में क्या होता है कि देखिए एक साइड इधर दूसरा इधर, इस तरीके से ये अल्टरनेट होता है ना, तो आमने सामने तो वो अपोजिट वाला हो जाता है। देखिए ये अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे जो हमारी लीफ है वो कैसी है, अल्टरनेट। अच्छा, उसके बाद इसमें एक कंडीशन और है लीफ की, कि लीफ स्टेम पे लगी होती है या किसी ब्रांच पे लगी होती है। अगर वो स्टेम जब किसी डायरेक्टली लीफ पे स्टेम पर अटैच होती है तो उसे कॉलाइन कंडीशन में कहा जाता है। ठीक है, लीफ इज कॉलाइन। और जब वो स्टेम से अराइज किसी ब्रांच पे लगी होती है तो उस कंडीशन में उसे क्या बोला जाता है, रैमल। ठीक है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद आता है पेटियोलेट। पेटियोलेट का मतलब होता है कि लीफ जो है डायरेक्टली स्टेम पर अटैच है, बिल्कुल मतलब जिसे हम बोलते हैं सेसाइल, अगर उसमें पेटियोल नहीं है। पेटियोल का मतलब हुआ कि लीफ का जो लैमिना है और स्टेम है उसके बीच में एक इंटरमीडिएटरी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो वो पेटियोलेट कहलाएगी। आप इसे देख सकते हैं बहुत ही ईजिली। देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये एक किसी के मतलब थ्रू ये लीफ जो है स्टेम पे अटैच है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, पेटियोल, और लीफ के लिए टर्मिनोलॉजी क्या चली जाएगी, पेटियोलेट। ओके, अच्छा, उसके बाद आता है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन भी कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो टाइप के प्लांट हैं, डाइकाट एंड मोनोकाट, और दो टाइप का वेनेशन पाया जाता है पूरे प्लांट फ्लोरा में, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट का मतलब होता है रेटिकुलेट, जाल टाइप। ठीक है, तो रेटिकुलेट आप ये देख सकते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, इसकी लीफ में ये देख सकते हैं यहाँ पे, अभी आगे मैं दिखाऊंगा चाइना रोज वगैरह में। तो रेटिकुलेट का मतलब हुआ कि डाइकाट में रेटिकुलेट होती है, और पैरेलल जो होती है, जैसे आप देखेंगे वीट और राइस के प्लांट में सीधी सीधी जो लाइनिंग होती है उससे हम बोलते हैं पैरेलल, तो वो मोनोकाट में होती है। तो हम यहाँ पे डाइकाट की स्टडी कर रहे हैं, सो हियर डिस्कस रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, अनदर टर्म फॉर दिस मल्टीकोसेट। ओके, अच्छा, लीव्स का शेप की बात करें तो ये किडनी शेप हो सकती है, पामेट मतलब हमारे हाथ के कॉर्डेट हार्ट की तरह, या फिर ओवल अंडे की तरह होती हैं। कोई इसमें खास वो नहीं है, आप प्लांट को देख के आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, नाउ फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। इन्फ्लोरेसेंस की हम बात करते हैं, तो इन्फ्लोरेंस की पहले डेफिनेशन देख लें, क्योंकि अगर हम एक लेक्चर अलग से बनाना पड़ता है इस पर टर्मिनोलॉजी पे, तो हमने इसी में चाहे के डिस्क्राइब कर दें। इन्फ्लोरेसेंस होता है एक अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर्स ऑन द सूट सिस्टम ऑफ प्लांट, कि प्लांट की एक रिप्रोडक्टिव ब्रांच पे फ्लावर्स का जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है उसे कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव ब्रांच पे, क्योंकि फ्लावर जो है प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, तो उन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जिस ब्रांच, तो वो रिप्रोडक्टिव ब्रांच हो गई, उस पर जो अरेंजमेंट होता है किस तरीके से किस पैटर्न में वो लगे हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। तो आप इसमें थोड़ा सा और टर्मिनोलॉजी देख लीजिए कि पेडंकल। ठीक है, इट इज़ मेन एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, मतलब ये हो गया आपका ब्रांच। ठीक है, और पेडिसिल, एक इंडिविजुअल फ्लावर उस ब्रांच पे कैसे करके अटैच हुआ है, उसकी जो बॉडी है वो है पेडिसिल। ओके, इसी में एक चीज़ और देख लें, ब्रैक्ट्स। इंडिविजुअल फ्लावर्स में एराइज इन द एक्सेल ऑफ स्पेशल लीफ के एक्सेल में अगर जब छोटे से फ्लावर एराइज होते हैं तो उन्हें हम ब्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम इन्फ्लोरेसेंस पे आते हैं। इसके टाइप तो बहुत सारे हैं, अगर अलग से लेक्चर बनना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम कॉटन फैमिली के स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस पे बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे जो कॉमन है इसका वो सोलिटरी एक्सिलरी टाइप है, और जो आपका चाइना रोज में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए एक टर्म समझें, सिंगल फ्लावर इज प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ ए लीफ। एक लीफ के एक्सिल में केवल एक फ्लावर का प्रेजेंट होना, इस तरीके का जो बिहेवियर होता है या पैटर्न होता है उसे बोलते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। और ये साइम जो दो टाइप हैं, साइमोज और रेसिमोज, साइम या रेसिम, उसका एक टाइप होता है सॉलिटरी एक्सिलरी।
ठीक है। एक सिंगल लाइन में बात करें तो एक सिंगल फ्लावर इन ए सिंगल एक्सेल ऑफ ए सिंगल लीफ, ओके, चाइना रोज में पाया जाता है। अच्छा, दूसरा भी इसमें एक पैटर्न होता है, जैसे रेसिम। रेसिम का मतलब होता है कि कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है ब्रांच में, ठीक है, कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है। तो उसमें आता है, देखें से क्या होता है कि द टाइप ऑफ रेसिम वेयर पेडंकल कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है। कंटिन्यू ग्रो का मतलब ये क्या हुआ, हमने इसका दूसरा नाम रखा है रेसिम का इनडेफिनिट। इसका दूसरा टर्मिनोलॉजी और होता है इनडिटर्मिनेट, मतलब जो निर्धारित नहीं किया ना जा सके, कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है जब तक प्लांट की लाइफ है, ग्रोथ इज कंटिन्यू। और फ्लावर उसके सबसे अपर पार्ट, लोअर पार्ट, सब पे फ्लावर आए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेडंकल कंटिन्यू टू ग्रो, ये आपका रेसिम का सबसे मेन फीचर्स है, आप ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रोथ खत्म हो जाती है साइम में, जबकि यहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। और क्या करते हैं, फार्मिंग न्यू ब्रेड्स एंड फ्लावर्स इन सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब फिर अरेंजमेंट की बात आ गई कि पहले वाले जो फ्लावर निकलेंगे वो टॉप पे निकलेंगे, उसके बाद जो फ्लावर निकलेंगे वो नीचे की तरफ हल्के हल्के चले आएंगे प्लांट के मेन स्टेम की तरफ, जो ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस इन विच द ओल्डेस्ट नियर द बेस, सबसे पुराना कहाँ पे होगा, बेस पे होगा, और सबसे यंग कहाँ पे होगा, आपका ग्रोइंग टिप पे होगा। कहने का मतलब है, तो यहाँ फ्लावर कैसे स्टार्ट होंगे, नीचे से निकलना स्टार्ट होंगे, कि सबसे पहले नीचे की तरफ और फिर उसके बाद इस तरीके से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ओल्ड फ्लावर हमें कहाँ मिलेगा, ब्रांच के या स्टेम के बेस पे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एक थर्ड कैटेगरी इसमें होती है, जिसे हम बोलते हैं मोनोकैजियल साइम। ये भी बहुत कॉमन है, इसे कॉटन में आ जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कॉटन का इन्फ्लोरेसेंस का टाइप क्या है, ये पैटर्न क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए मोनोकैजियल साइम। देखिए इसमें टर्मिनोलॉजी क्या है, पहले आप डायग्राम देख लीजिए इसमें, कि देखिए दूसरी ब्रांच का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे दूसरी ब्रांच का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। आप एक मेन था ये स्टेम, फिर इससे क्रिएट हो गया, फिर इससे क्रिएट हो गया, दूसरी अपने आप में डिस्ट्रॉय होती चली जाती है, ठीक है। तो मोनोकैजियल का मतलब होता है मोनो एक, और कैजियल का मतलब होता है ब्रांचिंग से, ठीक है। तो मोनोकैजियल साइम, और साइम का मतलब होता है कि जो ग्रोथ है वो आपकी कंट्रोल्ड है, ठीक है। जबकि इन कंट्रोल किस में होती है, रेसिम में, इंडेफिनिट या इंडिटर्मिनेट बोलते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं मोनोकैजियल साइम, ठीक है। अब इसमें देखिए डाइकैजियल हम डिस्क्राइब करने का पॉइंट यहाँ पे है नहीं, मैं फिर भी हम इससे कंपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको डाइकैजियल बता रहे हैं। इसमें देखिए कितनी ज़्यादा मच ब्रांचिंग हो गई, हर एक ब्रांच इसके अंदर ब्रांचिंग, उसके तो कॉम्प्लेक्स पूरा बन गया। जबकि यहाँ पे क्या, एक ब्रांच की ग्रोथ रुकी तो दूसरी ब्रांच में स्टार्ट हुई, फिर वो वाली नेक्स्ट वाली, इस तरीके से मोनोकैजियल साइम, ये कॉटन पाया जाता है, ठीक है। चलें, इन्फ्लोरेसेंस क्लियर होने के बाद हम आपको कुछ डायग्राम में क्लियर कर रहे हैं। देखिए रेटिकुलेट वेनेशन हमने आपको बताया था, वो आपका क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम देखिए, एपिकैलिक्स की पोजीशन आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। एपिकैलिक्स देखिए, कैलिक्स पहले अंदर है और फिर एपिकैलिक्स उसके बाहर है आपको, ठीक है। अच्छा, इस लीफ की जो स्टिपुलेट नेचर बताई, देखिए लीफ ये, लीफ के अंदर थोड़ा सा एक आउट ग्रोथ लग रही है आपकी, ये स्टिपुलेट हो गया। इसमें देखिए एपिकैलिक्स, थैलामस, खैर ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, थैलामस तो आज सब में होते ही है। अच्छा, इसमें देखिए हाँ एंथर की देखिए, बाहर की तरफ इसकी बॉडी दिख रही है, अंदर की तरफ अगर ये ब्लास्ट होगा तो इसके जो स्पोर्स हैं वो बाहर की तरफ, स्टेमेंस मतलब जो पॉलन ग्रेन्स हैं बाहर की तरफ जाएंगे। हमने बताया था ये एक काइंड ऑफ एडाप्टेशन दैट फैसिलिटेट या दैट प्रमोट दी फैसिलिटी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। आप ध्यान रखना इन चीज़ों को, ये सब बातें एक हायर स्टडी में जरूरी होती हैं। अच्छा, स्टेमिनल ट्यूब हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं, अब यहाँ पे फिर से एक बात देखिए स्टेमिनल ट्यूब का कॉन्सेप्ट ये वाला, कि जितने थे सब ज्वाइंट हो गए और सबके स्टेमिन जुड़ गए, ठीक है। एंथर अलग रहा, स्टेमिन जुड़ के एक ज्वाइंट बॉडी बन गई, जिसे हमने क्या बोला है, स्टेमिनल ट्यूब। नाउ अब हम इसके फ्लावर पे बात करते हैं। फ्लावर की ऑलरेडी पहले बात हुई है, देखिए पेंटामेरस, पेंटामेरस का भी पॉइंट आता है कि 5 जो बॉडी होती है 5 में होती है, जैसे कैलेक्स, कैरोला, ये सब जो होते हैं 5 के नंबर पेंटामेरस। उसके बाद कंप्लीट का मतलब जो 4 पार्ट है, एंड्रोसियम, गायनेसियम और आपका कैलेक्स और कोरोला, चारों होते हैं, ठीक है। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक प्लांट में 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, उसमें एक में मेल होता है और एक में फीमेल होता है, कि मतलब प्लांट को अगर वो चाहता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा होता है। अच्छा, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब कि इसे कहीं से भी हम डिवाइड कर सकते हैं और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। अच्छा, हाइपोगाइनस एक दूसरी टर्मिनोलॉजी जुड़ी, जब हम प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब भी फ्लावर हाइपोगाइनस होगा तो ओवरी सुपीरियर होगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है हाइपो का मतलब होता है बिलो से, और गाइनस का मतलब होता है ओवरी, ठीक है, ओवरी के नीचे से। तो इसका मतलब ओवरी नीचे नहीं, बल्कि बाकी जो पार्ट है फ्लावर के वो ओवरी के नीचे से राइज होंगे। तो ओवरी से नीचे से राइज होंगे तो ओवरी कहाँ आ गई, ऊपर आ गई, और बाकी पार्ट इसके नीचे हो गए, ठीक है। तो फ्लावर्स ऑलवेज हाइपोगाइनस इन फैमिली कॉटन। तो यहाँ पे ओवरी की नेचर कैसी होगी, सुपीरियर, क्योंकि ओवरी अल्टीमेटली सुपीरियर हो गई कि जब बाकी पार्ट इसके नीचे से निकल रहे हैं। अच्छा, इसमें पेंटामेरस को डिफाइन कर लेते हैं, बहुत स्मॉल टर्मिनोलॉजी है, कि इट मीन्स होता है कि मल्टीपल ऑफ 5, जो कैलिक्स करोला होते हैं वो 5 होंगे, 5 के मल्टीपल, लाइक 10, 15, 20 इस तरीके से एंड सो ऑन।
अच्छा, पेडिसिलेट ये बहुत बहुत ही स्मॉल टर्मोलॉजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब लेक्चर आपको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हैवी हो जा रहा है हमारा, क्योंकि ये तो एक ही बार डिस्क्राइब करेंगे। पेडिसिलेट, पेडिसिलेट का मतलब कि फ्लावर्स का जो सिंगल फ्लावर आप स्टेम पे कैसे करके अटैच है, मतलब उसका मेन रिप्रोडक्टिव ब्रांच से अटैचमेंट डायरेक्टली है या थ्रू ए स्मॉल बॉडी से है, ठीक है। तो उस कंडीशन जो स्मॉल बॉडी होती है जिसे हम स्टाक बोलते हैं वो पेडिसल बोली जाती है इन केस ऑफ, ठीक है। हाइपोगाइनस अभी ऑलरेडी डिस्क्राइब, फिर से बता रहा हूँ आपको एक बार देखें। ऑल पार्ट्स लोकेटेड बिलो दी ओवरी, तो ओवरी कहाँ आ गई ऊपर और बाकी पार्ट नीचे। तो फ्लावर का करेक्टर कैसा हो गया हाइपोगाइनस, और ओवरी के नीचे से निकल है तो ओवरी कैसी हो गई ऊपर, तो ओवरी सुपीरियर हो जाएगी। आगे देखें, इट मीन्स ऑल द ग्रुप आर अटैच्ड टू रिसेप्टाकल बिलो द गाइनिसियम। गाइनिसियम या कार्पेल है, ओवरी रेफरेंस एक ही होता है, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बताते हैं। इन अदर वर्ड कि हाइपोगाइनस फ्लावर ओवरी ऑलवेज विल बी सुपीरियर, स्टेटमेंट को आप ध्यान रखें। अच्छा, कंप्लीट की बात करें, कंप्लीट का मतलब भाई फिर बता रहा हूँ एक बार कि फ्लोरल बर्ड्स जितने भी हैं, कैलेक्स, कैरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम सभी प्रेजेंट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फिर एक बार इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। हर्माफ्रोडाइट कि दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन जो है एक ही फ्लावर में एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, तो इसके लिए अनदर टर्म फॉर दैट कि मोनोसियस, ठीक है। अच्छा, ब्रेक्टिएट और इब्रेक्टिएट का मतलब ये दो कंडीशन, फ्लावर के नीचे कुछ एसेसरी पार्ट होते हैं जिनका काम प्रोडक्शन देना होता है, ठीक है। स्मॉल ग्रीन बॉडीज़ या स्मॉल ग्रीन स्ट्रक्चर वो ब्रेक्टिएट कहलाते हैं। अब कुछ प्लांट में इसके कुछ प्लांट में होते हैं, कुछ में नहीं होते, तो इसमें दोनों कंडीशन होती है फ्लावर की। अगर ये फ्लावर के फीचर्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि फ्लावर के फीचर क्या क्या होते हैं, पेंटामेरस, पेडिसिलेट, हाइपोगाइनस, कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, ब्रेक्टिएट और इब्रेक्टिएट। इब्रेक्टिएट का मतलब ये कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते हैं, क्योंकि हम किसी यहाँ पे एक पार्टिकुलर प्लांट की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक फैमिली की स्टडी कर रहे हैं, मतलब वी कैन से दैट कि हम एक ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स की, ठीक है। तो उसमें दोनों टाइप के फ्लावर मतलब प्लांट होंगे, ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर में ब्रेक्टिएट हैं और कुछ ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर में ब्रेक्टिएट नहीं है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं। अच्छा, एपिकैलिक्स आ गया यहाँ पे, एपिकैलिक्स का आप देख लीजिए सर, क्योंकि स्पेशल कंडीशन है तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, एपीआई के से, ठीक है। क्या लिखा है, दीज आर स्मॉल ग्रीन स्ट्रक्चर एंड द नंबर इज नॉर्मली 7, और कभी कभी इनका वैरीज करता है तो 5 to 7 या 3 to 7 भी होता है, और ये आपस में अलग अलग होते हैं, मतलब फ्री होते हैं, पॉली वाली कंडीशन होती है इनकी, तभी तो ऊपर कंडीशन आई थी पॉलीपेटलस। अच्छा, दिस इज आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट का मतलब कैलिक्स के भी बाहर, वैसे तो नॉर्मली कैलिक्स बाहर होते हैं सबसे, मगर यहाँ पे एपिकैलिक्स हैं तो ये उसके बाहर होते हैं, तो ये एपिकैलिक्स हो गए, ओके। तो प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स इज ए पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम अदर फैमिलीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पहले भी डिस्क्राइब करा इसी लेक्चर में आपको, कि एपिकैलिक्स की प्रेजेंस कॉटन फैमिली को दूसरी फैमिली से अलग करती है, कि इसमें एपिकैलिक्स होता है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ इसके मेंबर में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता, मोस्टली में पाया जाता है, एक दो मेंबर हैं जो हमने यहाँ नोटिस करें, और ये वेरी कम्पिटेटिव पॉइंट बनना है आपका कि साइडा और एप्टिलोइन में एपिकैलिक्स एब्सेंट होता है। ये सब लोग बहुत ध्यान से ध्यान रखें, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एपिकैलिक्स और की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉटन में भी एब्सेंट होता है, कुछ प्लांट में इसके बाकी होता है, ठीक है। नाउ कैलेक्स की बात करें, कैलेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, और इनका नंबर भी, क्योंकि पेंटामेरस फ्लावर भाई 5 की बात आएगी, देखिए यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, क्योंकि ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं कि फ्लावर कैसे होते हैं, पेंटामेरस होते हैं। अब इनकी थोड़ी सी और हम बात कर लें, इसमें दो बातें कि आपस में इनकी जो बॉडीज हैं, देखिए जो टर्मिनोलॉजी है, जो पार्ट हम प्लांट पर निकला वो सेपल्स कहलाएगा, मगर इनका जॉइंट फार्म जो होता है वो क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि सेपल्स क्या है, कैलिक्स क्या है। कैलिक्स एक टेक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, और फ्लावर की टर्मिनोलॉजी में जो बॉडी होती है प्लांट पे वो सेपल्स कहलाती है, ठीक है। ये ग्रीन कलर की बॉडी होती है, और ये क्या होते हैं, गैमोसेपलस होते हैं। गैमोसेपलस मीन्स ये अलग अलग होते हैं, सॉरी ये जुड़े हुए, ठीक है। कैलिक्स, तो कैलिक्स का नंबर 5, क्योंकि 5 कैलिक्स होते हैं, और आपस में वो कैसे होते हैं, वो आपके जॉइंट होते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं उन्हें, गैमोसेपलस। सेपलस से बर्ड आता है ग्रीन कलर से। अच्छा, इनका जो अरेंजमेंट होता है, जो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवस्थित होते हैं, हिंदी बोलें तो व्यवस्थित, या एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का सिंपल टर्मिनोलॉजी है अरेंजमेंट से, ठीक है। तो बालवेट का मतलब होता है, देखिए आप इसे डायग्राम को देखिए पहले, कि इसमें कोई किसी को टच नहीं कर रहा है, ना ही ओवरलैप कर रहा है। टच तो कह सकते हैं बहुत ही रेयर, मगर ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो देखें, देयर मार्जिन डोंट ओवरलैप टू ईच अदर, दे जस्ट कनेक्ट टू ईच अदर, या फिर कह रहा है आर देयर एंड्स, या फिर नॉट ओवरलैप, ठीक है। अब इन्हें फ्लावर की फॉर्म में देखने लगे हुए कि फ्लावर में कैसे होते हैं, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है कोरोला, ठीक है। तो कोरोला के केस में देखें, कैरोला को रिप्रेजेंट हम करते हैं सी से, और इनका नंबर भी पहले से क्लियर है कि पॉलीपेप्टाइड फ्लावर में सब 5 होंगे। ये देखिए वो ऊपर कैसे थे जुड़े हुए, यहाँ पे कैसे, ये फ्री है। अच्छा, अब इनकी एक सिग्निफिकेंस और है, एक तो सबसे बड़ा कि एसोसरी स्ट्रक्चर्स हैं, एसोसरी मतलब प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद इनका एक फंक्शन आता है कि दे आर
जनरली लार्ज ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अच्छा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये वाला भी पॉइंट किस लिए आया? अगर किसी प्लांट में हम कहेंगे बहुत ही ब्राइट कलर के कोलोरा पाए जाते हैं तो, और इसे पॉलिनेशन अगर हम अटैच करेंगे किस पॉलिनेशन से मतलब ये जुड़े हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं कि अट्रैक्ट इंसेक्ट को अट्रैक्ट क्यों करेंगे? दो कामों के लिए, नेक्टर के लिए, नेक्टर मतलब जो सुगरी मटेरियल होता है इंसेक्ट उसके लिए प्लांट पे आता है, मगर उसके साथ प्लांट अपने पॉलिन ग्रेन्स उसकी बॉडी पर अटैच कर देता है। ठीक है, तो ये कैरी करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, तो 3 पोर्शन मतलब पॉइंट हो गए जो आपके क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। प्लांट में ऐसे 3 एडाप्टेशन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं जो कॉटन फैमिली में क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे हम उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो ये जो करोला थे ये आपके पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन से पहले होने वाली प्रोसेस, रिप्रोडक्शन को जो मतलब आगे प्रोसीड करेगी। तो ये कैसे पार्ट हो गए? अगर आपसे पूछे करोला का फंक्शन, तो आप एक डायरेक्टली फंक्शन तो इनका ये हो गया कि एसेसरी स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो प्लांट के बहुत सॉफ्ट पार्ट है, गायनेसियम एंडोसियम के। उसके बाद एसेसरी सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी है। उसके बाद अगर कहें तो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं बाई अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट टू कैरी आउट द पॉलिनेशन प्रोसेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात और भी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि स्पेसिफिकली इन मालवेसी फैमिली में वी फाइंड द एंड्रोसियम इज अटैच टू बेस ऑफ द पेटल्स। पहले भी डिस्कस हो चुका है, जो एपीपेटलस कंडीशन थी वो ये हम दोबारा से डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अटैच टू स्टेमिनल ट्यूब, ये भी बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब ये बहुत रेयर ऑफ दी जगह पाई जाती है, तो ये इसका फीचर्स है। ठीक है, अब इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? ऊपर जैसे कैलेक्स में वाल्वेट था तो यहाँ पे ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड अभी देखिए क्या होता है, यहाँ पे मार्जिन ऑफ वन पेटल ओवरलैप द मार्जिन ऑफ नेक्स्ट अपेंडेज। जो ऊपर नहीं था वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक दूसरे की मार्जिन, एक जो पेटल्स है उसका एक सिरा दूसरे वाले को दबा रहा है और खुद दूसरा सिरा दूसरे के साथ दब रहा है। ठीक है, अल्टरनेट पे मतलब एक इन एंड एक आउट, एक इन एक आउट, इस तरीके से आप देख रहे हैं। ये देखिए इन हो गया तो ये आउट हो गया, फिर इसका ये वाला इन हो गया तो ये आउट हो गया। इसी तरीके से ये पाँचों अरेंज है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक नई बताया एपीपेटलस, फिर वही कंडीशन आ रही है, हम दोबारा बता रहे हैं एसोसिएशन ऑफ एंड्रोसियम टू दी पेटल्स की कन्फ्यूजन ना आ रहा है आपको, पूरी एवरीथिंग शुड बी क्लियर अबाउट दिस फैमिली आई थिंक। ओके, अब हम बात करते हैं एंडोसियम। एंडोसियम का क्या मतलब होता है? एंडोसियम पूरा देखें, पूरी स्टडी कर रहे हैं, पहला है इसमें, इसलिए हम आपको सब बता रहे हैं। बाद में इतना डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, अगर जो फैमिली पढ़ाएंगे उसमें इतना नहीं होगा डिटेल में। एंडोसियम इट इज़ ए मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। सबसे पहले कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, प्लांट का मेल वाला पार्ट है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल वाला, तो ये मेल रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद इसमें जो स्टेमिन्स जो होते हैं नंबर वेरी हाई, और कैसे होते हैं? मोनो एडेल्फस। मोनो एडेल्फस भी कंडीशन बहुत ही स्पेसिफिक एंड रेयर है। ठीक है, इसे भी आपको एम्फेसाइज करना पड़ेगा ड्यूरिंग दैट स्टडी। आंसर्स आर मोनोथिकस। मोनोथिकस भी रिपीट हुआ है कि ओनली वन लोब, ऑलरेडी हमने डायग्राम भी दिखाया था आपको। ठीक, मोनो एडेल्फस कंडीशन मीन्स होता है कि ओनली वन स्टेमिन्स आर फ्यूज्ड बट एंथर आर फ्री। इनका नीचे का पार्ट जो होता है स्टेमिन्स वाला वो फ्यूज हो जाता है और वो क्या बना लेता है? स्टेमिनल ट्यूब बना देता है, जबकि एंथर जो होते हैं फ्री होते हैं। इन मालवेसी ऑल फिलामेंट आर फ्यूज्ड इनटू ए सिंगल वन एंड मेक ए बंडल थ्रू विच स्टाइल इज पास्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसी के थ्रू हमारी जो स्टाइल है वो पास हो जाती है और उस पूरी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? स्टेमिनल ट्यूब। बहुत ही स्पेसिफिक करेक्ट आप ध्यान रखना है। हेयर फिलामेंट बंडल जो होते हैं वो एक्ट एज ए पाइप। पाइप का मतलब है कि पाइप के अंदर से पानी निकलता है, इसी की वजह तरीके से स्टेमिनल ट्यूब के अंदर से स्टाइल पास होती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझ लें, इसे पाइप की तरह एक्ट करता है थ्रू विच स्टाइल इज गोइंग टू पास एंड द स्टेमिनल ट्यूब इज अटैच टू बेस ऑफ द पेटल। सो हेयर पेटल इज कॉल्ड एपीपेटलस कंडीशन। नाउ प्लांट का सबसे लास्ट पार्ट जो होता है और सबसे इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट पार्ट होता है गायनेसियम, जिसे हम जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? कार्पेल भी बोलते हैं। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओवरी से। और ओवरी का मतलब पेंटा कार्पेलरी। ठीक है, 5 कार्पेल। सिन कार्पस का मतलब होता है कि वो आपस में कैसे हैं? वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। सिन का मतलब ज्वाइंट। अच्छा, मल्टीलोकुलर, उनके बीच में जो लोक्यूल्स बने हैं वो भी मल्टीलोकुलर से मतलब मोर देन 2। और ओवरी पहले डिस्क्राइब हो चुकी है, गायनेसियम में ओवरी रिप्रेजेंट होती है तो ओवरी सुपीरियर, बहुत पहले बता चुके हैं आपको। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आता है कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं उनका आपस में क्या तरीका होता है अरेंजमेंट का, तो उसका भी अपना एक नाम होता है। डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट हियर इन कैटन फैमिली केस में ये कैसा है? एक्साइल। एक्साइल के डिफिनेशन हम आपको देखिए बता रहे हैं कि एक्साइल कैसा होता है, डायग्राम से पहले देख लें। हम सब एक बात बताएंगे, पूरी टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन करेंगे, परेशान ना हो बिल्कुल आप लोग। देखिए एक्साइल प्लेसेंटर लोक्यूल्स बन गए, लोक्यूल्स के अंदर ओव्यूल्स रखे हुए हैं। ठीक है, और लोब्यूल्स कहाँ से जुड़े हुए हैं? आपके हर लोक्यूल्स जो है, लोक्यूल्स के अंदर जो ओव्यूल है वो सेंटर जुड़े हुए हैं। देखिए हर ओव्यूल सेंटर जुड़ा हुआ ओव्यूल, तो इस तरीके के जो ओव्यूल जब होता है वो सेंटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। आपको ये ध्यान रखना है। अब जो फिर से एक बार हम इस टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब कर लेते हैं। पेंटा कार्पिलरी, ओवरी हैविंग 5 लोक्यूल्स,
सिनकार्पस, फ्लावर्स आर सिनकार्पस, ओवरी है मोर देन वन कार्पेल, और वो कैसे हैं, सब फ्यूज्ड हैं आपस में। उसके बाद मल्टीलोकुलर ओवरी विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोक्यूल्स, लोक्यूल्स का मतलब चैम्बर, उसमें खाने जो होते हैं वो कई सारे होते हैं। एक्जाइल प्रेजेंटेशन को देख लीजिए, हमने पूरा तो डिस्क्राइब कर दिया, फिर भी थ्योरी के फॉर्म में आप एक बार देख लीजिए कि कैसा होता है। प्लेसेंटा आर लोकेटेड इन सेंट्रल कॉलम, सेंट्रल कॉलम का मतलब ये वाला कॉलम पूरा, ये इस पे, ठीक है। और पार्टीशन फ्रॉम द सेंट्रल कॉलम टू द ओवरी वॉल इज क्रिएट लोक्यूल्स, जब सेंट्रल कॉलम का लोक्यूल्स होता है तो इस तरीके से क्या बन जाते हैं, देखिए ये लोक्यूल बन गए आपके, ठीक है। तो कितने बन गए, 5 बन गए। अच्छा, उन्हीं पर प्लेसेंटी लगे होते हैं और उन्हीं के थ्रू ओव्यूल जो होते हैं ओवरी के फॉर्म में अटैच होते हैं, मतलब ओवरी से, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, हमने सभी स्टडी कर लिए वेजिटेटिव करेक्टर, फ्लोरल करेक्टर्स, जो नंबर थे वो भी बता दिए, उनका अरेंजमेंट बता दिया। अब इन सब बातों से हमने क्या कंक्लूड करना है, हमें जो प्लांट का सबसे ज़्यादा है, मतलब इन सबको हम अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करें पूरी कहानी को कि भाई एक टर्म में, तो उसे हम कहते हैं फ्लोरल फार्मूला। तो देखिए थ्योरी के अकॉर्डिंग, आफ्टर वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ऑल दीज 4 टर्म्स, एंडोसियम, गायनोसियम, कैलिक्स एंड कैरोला, जो 4 टर्म्स वो वाले हैं, ठीक है। एंड नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन तो वी आर एबल टू ड्रा फ्लोरल फार्मूला। देखिए ब्रैक्टिएट हो सकता है कि ये ब्रैक्टिएट हो, मगर हम जिसका बना रहे हैं चाइना रोज का वो ब्रैक्टिएट है। इस सिंबल का मतलब होता है एक्टिनोमार, प्लांट को हम 4 पार्ट में कहीं से डिवाइड कर सकते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। प्लांट में दोनों 6 आर्गन होते हैं, ये बाइसेक्सुअल का सिंबल हो गया, ठीक है। स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे इपिकैलिक्स, ईपीआई हमने बताया, उनका नंबर कितना होता है, 3 से 7 तक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आया के, ठीक है, के का मतलब कैलेक्स, देखिए ध्यान रखना यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, के का मतलब कैलेक्स होता है और सी का मतलब कोरोला होता है। तो चूँकि फ्लावर बात कर चुके थे पॉलीपेट, वो सॉरी पेंटाकार्पलरी, तो ये कितने 5, ये कैसे थे आपस में जुड़े हुए थे, ये देखिए कैलेक्स में सेपल्स 5, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तभी ब्रैकेट के अंदर है। अच्छा, फिर आते हैं ए का मतलब होता है जो एंथर, इसमें इनकी नंबर कितनी थी स्टेमेंस की, अनडेफिनेट, सही है, इनडेफिनेट नंबर थी, तो हमने उन्हें क्या करा, और वो कैसे आपस में एक स्टेमिनल ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं, तो अंदर ब्रैकेट में ले रहे हैं। फिर आता है एपिपेटलस कंडीशन, एपिपेटलस कंडीशन का मतलब क्या था, एंडोसियम जो होता है वो कैलेक्स से, सॉरी कैरोला से जुड़ा होता है, पेटल से इस तरीके से, तो देखिए ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ए से हमने ए ब्रिज बना दिया सी की तरफ, ये इसका रेफरेंस है। उसके बाद जी से मतलब होता है ओवरी, और अंडरलाइन नीचे जो आ रहा है सुपीरियर ओवरी, ठीक है। अच्छा, उसमें जो उसका नंबर होता है, ठीक है, वो कितना है 5 से अनडिफिनेट, तो उसे 5 टू इंडिफिनेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इस पूरे फार्मूले में एक चीज़ यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, जी ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टिएट वाला, हमने नोट में लिखा कि इन दिस फैमिली, अगर हम जनरल फैमिली के लिए हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम बी आर और ई बी आर, मतलब ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टिएट कोई भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे जी रिप्रेजेंट 2 थिंग्स, इसमें जी इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का 2 मतलब हो रहा है। एक तो जी मतलब कि ओवरी जो है फ्लावर जो है हाइपोगाइनस होगा, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। 2 बातें बता रही हैं, अगर आपसे कोई पूछे वन लाइन में कि जी अंडरलाइन है आपको, तो 2 बातें कि ओवरी यहाँ पे सुपीरियर और फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस है। अच्छा, उसके बाद देखिए इसी इन्फॉर्मेशन को फ्लोरल फार्मूले में हमने प्रोग्राम में ऐड कर लिया। अब इसे हम फ्लोरल डायग्राम में अगर यूज़ करें तो क्या रिजल्ट होगा हमारा, देखें। जो हमारे 5 पार्ट हैं, सबसे बाहर की तरफ कैलेक्स हमने ये बना दिए, जो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप डायग्राम में देख रहे हैं। दूसरे में हमने देखा है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक पार्ट इस तरीके से, ये 5 हमने ओवरलैप करा दिए आपके, ठीक है। ये एपिकैलिक्स वाला पार्ट है, सॉरी ये एपिकैलिक्स वाला पार्ट था, ये आपका कैलेक्स है, ये 5 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब इनके मार्जिन जो है कॉर्नर मिल रहे हैं ये आपस में, देखिए मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं आपके, ठीक है। ये सबसे बाहर एपिकैलिक्स है, ये वाले इनका कोई रेफरेंस नहीं, ये 5 हमने बना दिए अलग से, ठीक है, 2 अल्टरनेटिव कैलिक्स के बीच में ये एपिकैलिक्स आ गया। अब इसके बीच अंदर कोरोला, जो आपस में कैसे थे, ट्विस्टेड फॉर्म में थे। ट्विस्टेड का मतलब एक दूसरे की बाउंड्री को, मार्जिन को ओवरलैप किए हुए हैं, तो ये ओवरलैप कर लिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसके अंदर, ये आपके जो दिख रहे हैं आपके ये एंथर वाला पार्ट, ठीक है, जो बाहर की तरफ इनके दिख रहे हैं, अंदर आपको जो गड्ढा दिख रहा है आपको एक डिप्रेशन, वो बाहर की तरफ दिख रहा है। अगर ये बस्ट होते हैं तो इनके कैसे होंगे, इनके जो अंदर पॉलन ग्रेन से बाहर की तरफ जाएंगे, तो ये एक्सट्रोज कंडीशन है, तो हमने इसे दिखा दिया। अब वरना मैंने इनका जो बॉडी थी वो अंदर की तरफ हम मूव कराते, ठीक है। उसके बाद हम ये दिखा रहे हैं ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर जो लोक्यूल्स का नंबर है देखिए कितना है, 5, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए आपके, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसका फ्लो डायग्राम हमने, सॉरी फ्लो फार्मूला और फ्लो डायग्राम दोनों क्लियर कर लिया आपके लिए, ठीक है। अब हम एक पॉइंट और भी रह जाता है टेक्सोनॉमी में कि इसमें हम फ्लो डायग्राम में दिखाया नहीं, हम आपको दिखा दे रहे हैं मदर एक्सिस क्या होता है। मदर एक्सिस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके लिए, यहाँ पे ये बॉडी जो होती है ये मदर एक्सिस कहलाती है। इस जहाँ पे मदर एक्सिस होती है वो वाला पार्ट पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है, क्योंकि मदर एक्सिस कहाँ प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर बॉडी पे, ठीक है। तो ये मदर एक्सिस का हमने सिंबल दिखा दिया, बहुत रेयर केस में बनाया जाता है
मदर एक्सिस इस तरीके से ब्रैकेट में रख के इसका ऐसे करके बॉडी बनाते हैं हम इसकी। मदर एक्सिस को देखें आप लोग कि इस तरीके से एक सॉलिड पॉइंट इस तरीके से, ठीक है, डार्क सा ब्रैकेट बनाते हैं इस तरीके से। मदर एक्सिस सॉलिड कर देंगे इसे इस तरीके से हमें। तो इट इज़ जस्ट ए रेफरेंस पॉइंट लोकेटेड ऑन दी पोस्टीरियर एंड। मदर एक्सिस ऑलवेज पोस्टीरियर एंड पे होती है। ये मीट में कई बार क्वेश्चन आया कि मदर एक्सिस कहाँ पे होती है, फिलहाल डायग्राम में पोस्टीरियर एंड पे होती है ना। अब थोड़ा सा सिंपल पार्ट इसका देख लें, फ्रूट का टाइप। फ्रूट का टाइप नॉर्मली अगर हम एक सिंगल टर्म में बात करें कैसे फ्रूट्स होते हैं उसमें कॉटन में, तो कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल होता क्या है पहले ये क्लियर होता है। तो कैप्सूल के लिए जो कंडीशंस होती है कि कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो बॉडी मतलब पूरा स्ट्रक्चर, उससे जो फ्रूट डेवलप होगा वो कैसा होगा, कैप्सूल होगा। तो आपको कैप्सूल का कोई स्पेशल वो नहीं है कैप्सूल का दिखने में कैसा होगा। कैप्सूल के लिए जो कंडीशन पहले चाहिए वो मल्टी कार्पिलरी ओवरी चाहिए हमें, सिनकार्पस होना चाहिए वो, और ओवरी सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है। ओवरी की ये वाली कंडीशन आपकी कहाँ पर ले जाती है, ऐसे फ्रूट डेवलप होंगे जो कैसे होंगे, कैप्सूल कहलाएंगे, ठीक है। और इसमें सीट का नंबर बहुत सारा होगा, ठीक है। फ्रूट कैप्सूल होंगे और उनके अंदर सीट का नंबर मैनी होगा। और ये जब ब्रेक होंगे तो उनके पास वेरियस मेथड है इनके ब्रेकिंग करने की। मतलब सीड जब ब्लास्ट होगा फ्रूट तो उसके अंदर सीड निकले तो वेरियस मेथड के थ्रू, ठीक। तो इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन है कि चाइना रोज़ और भिंडी में कैसा है, कैप्सूल है। कुछ और टाइप के भी इसमें नोटिस करे गए हैं जैसे कि स्प्लिटिंग टाइप, जैसे ठीक है। ये कंडीशन क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट, आप लोग देख सकते हैं इसे, थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है कि यहाँ पे मल्टी कार्पिलरी ओवरी था, यहाँ पे बाई कार्पिलरी। देखिए पूरा अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, मल्टी कार्पिलर, बाई कार, सिनकार्पस या सुपीरियर ओवरी, जिसे हमने कोड दिया एसएमएस। आप ध्यान रख लें एसएमएस होते हैं ना आजकल, उसी तरीके से अब यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा ये चेंज हो गया कि बाई कार्पिलरी हमारे कहने वो चीज़ हो गई ओवरी, ठीक है। वो सिनकार्पस तो हैं, सुपीरियर भी रहे, मगर एक पॉइंट चेंज हो गया, ठीक है। अब ये कोड बनाया तो बीएसएमएस हो गया, पहले एसएमएस था। तो बीएसएमएस से क्या बना, स्प्लिटिंग टाइप का फ्रूट बनेगा। तो इसमें कहाँ पाया जाता है, एप्टुलियन, सीडा और हॉलीहोक। जिसे हॉलीहोक को क्या बोलते हैं हम, गुलखेरा बोलते हैं, आगे बताएंगे हम आपको इकोनॉमिक बॉटनी के लेक्चर में, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि उन फ्रूट्स में सीड कैसे होते हैं। तो ये भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बिकॉज एंजियोस्पर्म टू टाइप, डाइकाट एंड मोनोकाट, ठीक है। तो मोनोकाट के आप देखते होंगे कि हम अपने जो लोकल फार्मर्स होते हैं वो अपने पुराने साल के जो ग्रेमनी की जो धान और गेहूँ होता है उसे फील्ड में डाल देते हैं और उससे अपना प्लांट लगा लेते हैं, तो उससे हमारे नए फ्लावर क्रॉप तैयार हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब था कि उसमें लाइफ थी तो इसका मतलब फूड रिजर्व था, ठीक है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं डाइकाट फैमिली, ठीक है। डाइकाट फैमिली का मतलब हुआ कि हमारे सीड कैसे हैं, इंडोस्पर्मिक, मगर यहाँ पे होना उसके अकॉर्डिंग जनरलाइजर के अकॉर्डिंग नॉन इंडोस्पर्मिक होना चाहिए, बट यहाँ पे कैसे हैं, इंडोस्पर्मिक की फूड मटेरियल अंदर स्टोर्ड होता है। एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस एक टाइप ऑफ फूड मटेरियल होता है। तो इन मोस्ट डाइकाट में सीड्स आर सच टाइप फूड इज नॉट स्टोर्ड इन द कार्टिलेडन, फूड कार्टिलेडन में स्टोर नहीं होता। कहाँ स्टोर होता है, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, उसमें होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड्स एंड हेयर कार्टिलेडन्स। फिर क्या करते हैं, कार्टिलेडन्स यहाँ पे जो होते हैं फूड सकिंग आर्गन का काम करते हैं, ठीक है। और इंडोस्पर्म कैसा होता है, सीड कैसे होते हैं, इंडोस्पर्मिक। इंडोस्पर्मिक का मतलब होता है कि इंडोस्पर्म के अंदर फूड मटेरियल रिजर्व होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इंडोस्पर्मिक के अंदर इंडोस्पर्म जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो डाइकाट प्लांट के सीड इंडोस्पर्मिक हो गए, ठीक है। लास्ट एक पॉइंट रह जाता है कि पॉलिनेशन पर अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे, पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हमने आपको 3 बातें बताई कि पॉलिनेशन कैसा होता है। प्लांट के कुछ करेक्टर हम आपको दे दें और हम आपसे बोलें कि भाई पॉलिनेशन कैसा है प्लांट में, ठीक है। जैसे एक्सट्रोज टाइप का आपके, और बाइसेक्सुअल, और वो जब होते हैं तो बाहर की तरफ उनका स्फुटन होता है। स्फुटन का मतलब उनका डाइसेंस होता है, या वो बाहर की तरफ बिखर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करती हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन होता है किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू होता है। अब इंसेक्ट के भी अंदर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें एक टाइप की एफिडिक फैमिली होती है, उस फैमिली के जो इंसेक्ट होते हैं उन फैमिली से ये मतलब कैरी आउट करे जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे उसमें आया था कि इपिकैलेक्स वाला पॉइंट था कि सीडा में, एप्टिलोन में इपिकैलेक्स नहीं होता कॉटन में। इसी तरीके से पूरी कॉटन फैमिली में पॉलिनेशन का जो टाइप है या पैटर्न है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। बट इसका जो जीनस होते हैं ना, 2 जीनस, मालवा जो जिन प्लांट को हम बोला जाता है उसमें कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से मैंने पूरी फैमिली आपको कंप्लीट कर दिया, और मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे इकोनॉमिक बॉटनी ऑफ दी सेम फैमिली के प्लांट को, ठीक है। तो स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बी बिन इन देख रहे हैं, 1 गिलास पानी निकलेगा कसम से।
तूने पानी पिला दिया, फरा भाई से ना निकलता।